फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। तो सर ये टॉपिक इज प्योर थ्योरी, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा रिलेवेंट नहीं है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस, सेक्शन नंबर 31। सर टैक्स इनवॉइस किसको इशू करना है? तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू करना है जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है या जो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहा है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, ये सेकंड वाले पॉइंट को हम और आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब सर क्या टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई लिमिट होती है? हाँ भाई, गुड्स के केस में अलग लिमिट है, सर्विस के केस में अलग लिमिट है। अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब गुड्स फैक्ट्री से रिमूव हुए उस दिन में आपको इनवॉइस इशू करना है। अगर गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो जब डिलीवरी हो रही है, जब कस्टमर को फाइनल डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना है। और अगर सेल और रिटर्न सप्लाई से मतलब अप्रूवल पे गुड्स गए हैं, पता नहीं सामने वाला हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो लॉ मेकर बोलता है आपको वेट करना है कब तक? मैक्सिमम 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। या तो आप सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, इनवॉइस बना दो, रिजेक्ट करा, कोई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। पर सर सामने वाला ना तो हाँ कह रहा है ना तो ना करना है, तो यू हैव टू वेट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में आप सर्विस देने के बाद भी इनवॉइस बना सकते हो। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस और 45 डेज फॉर बैंकिंग इंश्योरेंस के केस में ये लिमिट हो जाएगी आपकी 45 डेज। ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस है। फिर एक होता है सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है सर जहां पे रिकरेंट बेसिस पे गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं और टाइम टू टाइम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी सर्व करी जा रही है। दैट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वहां पे आपको कब इनवॉइस बनाना है? तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज इशूड और पेमेंट इज रिसीव्ड। तो जब सामने वाले ने या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करा या तो जब पेमेंट रिसीव हो गई तब आपको बना देना है क्या? इनवॉइस। सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्या? कोई भी ऐसे सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब यहां पे क्या सीन है? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखी है तो आप इनवॉइस बना दो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखी है तो आप इनवॉइस बना दो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, क्योंकि पेमेंट तो होगा ना, भले पेमेंट की ड्यू डेट नहीं लिखी हो। और अगर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, कंप्लीशन ऑफ इवेंट से लिंक का मतलब यह होता है कि सर एक माला बन गया 25% पेमेंट, दूसरा माला बन गया 25% पेमेंट, तीसरा बन गया 25% पेमेंट। तो जैसे जैसे आपका फ्लोर बनता जाए वैसे वैसे पेमेंट कर देना। तो उस डेट में कब आपको इनवॉइस इशू करना है? तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी एंड टेलीकॉम ऑपरेटर। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है और जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर भी शामिल है, भूल मत जाना, तो यहां पे आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो एक स्पेशल टाइम लिमिट में। दैट इज जब सप्लायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दे और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमारा है अप्रैल मई जून, तो भाई अप्रैल मई जून का महीना है, सपोज करो यहाँ पे एयरटेल मुंबई दैट इज महाराष्ट्र वो सर्विस दे रहा है एयरटेल एमपी को। ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब ये चाहे तो ये सप्लायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री देख ले या क्वार्टर का एंड का वेट कर ले। क्वार्टर का एंड होता है 30 जून, तो 30 जून तक तो सर बनाना ही पड़ेगा इनवॉइस। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री 15 जून को गई तो 15 जून और 30 जून विचएवर इज अर्लियर, उस तारीख को आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इतनी सी बात। फिर उसके बाद एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब होता है कोई भी सर्विस जिसमें लाइफ 3 महीने से ज्यादा हो विद द पीरियोडिक पेमेंट शेड्यूल, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एक और चीज सर,
ये जो हमने देखा था ना, कंटिन्यूअस सप्लाई पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो सपोज करो मेरा एक बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने 4 फ्लोर की बात करी, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 25 25 25 और 25। जैसे फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होगा 25 लाख दे देंगे, सेकंड होगा 25 और, थर्ड दे देंगे 25 और जैसे ही फोर्थ फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा तो बैलेंस पेमेंट दे देंगे। 2 फ्लोर तो पूरे पूरे बन गए और 50 लाख का पेमेंट भी हो गया। तीसरा फ्लोर आधा ही बना और बिल्डर और मैंने बीच आनाकानी हो गई। अब करे तो करे क्या? कोई दिक्कत नहीं, 50% काम हुआ है तो 25 लाख का 50% हो गया 12.5 लाख। ये 12.5 लाख जितना आपका इनवॉइस इशू हो जाएगा। तो ये इतनी सी बात ही है कि सर अगर सप्लाई बीच में सीज हो जाती है तो इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट जहां तक आपने काम खत्म करा है। ठीक है सर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस? आज तक तो पूछा नहीं, पर क्या भरोसा थ्योरी में ये वाला क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो टैक्स इनवॉइस के इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या क्या है? नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर, रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर, और अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो वहां पे आपको डिलीवरी एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, स्टेट कोड भी लिखना पड़ेगा। अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है। सर अगर अनरजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाई 50,000 से कम है तो उस केस में आप नेम एंड एड्रेस लिखोगे, अलॉन्ग विद डिलीवरी एड्रेस, नेम एंड स्टेट कोड लिखोगे। पर इस केस में आपको तभी लिखना है जब रेसिपिएंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, मतलब 50,000 से ज्यादा तो कंपलसरी है, पर अगर 50,000 से कम है तो उस केस में तभी आपको लिखना है व्हेन रेसिपिएंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम। एक और चीज सर, ऑनलाइन मनी गेमिंग और ओइडार के केस में, तो ऑनलाइन मनी गेमिंग और ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और ओइडार सर्विसेज, ये अगर अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दे रहे हैं तो इनके केस में अगर सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट भी डाल दिया और पूरा एड्रेस नहीं डाला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HSN डालो, गुड सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, रिवर्स चार्ज पे टैक्स पेबल है तो वो, सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और ऑथराइज सिग्नेटरी, ये सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने ई इनवॉइस इशू करा है। आगे जाके देखेंगे ई इनवॉइस क्या होता है, और फिर QR कोड हैविंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ये दोनों चीजें आगे जाके आएगी। ओइडर वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दी। अब देखो क्या है ना, मॉड्यूल में बहुत सारा कचरा कंटेंट दिया हुआ है। टैक्स इनवॉइस का कंटेंट, बिल ऑफ सप्लाई का कंटेंट, एडवांस पेमेंट है तो रिसीट वाउचर का कंटेंट, रिफंड वाउचर का कंटेंट। अब इसमें आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ये 4-5 चीजें तो आपको चिपकानी है। और फिर अगर उन्होंने बोला कि बताओ अगर एडवांस है तो फिर रिसीट वाउचर का कंटेंट क्या, तो फिर चुपचाप लिख देना अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड, रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन एडवांस। तो ऐसे करके 2-3 पॉइंट आपको चिपकाने पड़ेंगे, बाकी तो एज इट इज सेम लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में ऐसा कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो। फिर सर मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, गुड्स है तो 3 कॉपी में इनवॉइस जाएगा, एक ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। सर्विसेज से तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई सीन ही नहीं है, वहां पे 2 कॉपी में इनवॉइस जाएगा, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। सर वो जो सीरियल नंबर है उसको आप GSTR 1 में ऑटोमेटिकली फर्निश कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HSN कोड, सर HSN कोड के लिए ध्यान रखना अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो B2B सप्लाई में 4 डिजिट और B2C सप्लाई में भी 4 डिजिट, पर वहां पे तो फिर भी ऑप्शनल है। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो B2B और B2C सप्लाई दोनों में 6 डिजिट का HSN कोड जाएगा। अब आ जाओ आप इनवॉइसिंग। ये ई इनवॉइसिंग क्या होता है? सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, ई इनवॉइस पोर्टल। जो भी आप नॉर्मल इनवॉइस टैली पे बनाते हो उस टैली वाले इनवॉइस को आपको ले जाना पड़ेगा ई इनवॉइस पे। जैसे ही आपने वो ई इनवॉइस पोर्टल पे लेके गए तो आपका एक इनवॉइस बन जाएगा जिसको नाम दिया जाएगा ई इनवॉइस। अब इस ई इनवॉइस पे आपका IRN नंबर रहेगा। IRN मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब सर ये किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, तो जो भी B2B ट्रांजैक्शंस है उधर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आती है। ठीक है,
एक और चीज, ई इनवॉइस बनाना कब है? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में हो गया जब से जीएसटी आया है, तब आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, जितने भी पेन पे जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है सबको जोड़ देना, कोई से भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, तो आपको ई इनवॉइस बनाना है। ये इनवॉइस B2B एक्सपोर्ट के केस में बनता है, B2C के केस में ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और चीज, B2C इनवॉइस है, कोई आपको पोर्टल पे अपलोड नहीं करना। पोर्टल का नाम है IRP पोर्टल, दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जैसे ही आप उस पे आपकी इनवॉइस की डिटेल अपलोड कर दोगे, ऑटोमेटिकली पोर्टल आपको ई इनवॉइस बना के दे देगा। ठीक है, अब इसमें है ना इंपॉर्टेंट चीज, कहां है इंपॉर्टेंट चीज, ये रहा, सिचुएशन इन विच ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल। B2B ई इनवॉइस बनाना है, एक्सपोर्ट भी B2B होता है, ई इनवॉइस बनाना है। B2C कोई ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सर ये नोटिफाइड पर्सन मतलब वो पर्सन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। इनवॉइस इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सी फाइनल में आप पढ़ोगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी बस आप इतना ध्यान रखना, ISG को कोई ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सर अगर कोई टैक्स रिवर्स चार्ज में जिसका पेमेंट हो रहा है, भाई हमें देखना ही नहीं है फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज, हमें तो देखना है B2B और B2C। अगर B2B है तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। फिर एक होता है 9(4). ये 9(4) क्या होता है? 9(4) इतना सा होता है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है। तो सर ये B2B तो हुआ ही नहीं, एक तो हमारा अनरजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड है, तो क्या ये B2B हुआ? B2B मतलब दोनों रजिस्टर्ड बिजनेस होने चाहिए, तो नहीं हुआ B2B, तो यहाँ पे भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो वहां पे भी आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना। अब सर और क्या है ई इनवॉइस में? ISG वाला पॉइंट हो गया, 9(4) वाला हो गया। सर फॉर्म GST INV 01 ये IRP पोर्टल पे अपलोड करो। जैसे ही अपलोड करोगे वहां से एक IRN नंबर आएगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सर ये कितने डिजिट का होगा? ये होगा आपका 64 डिजिट का हैश कोड। ठीक है सर, ये जो QR कोड जनरेट होगा IRN नंबर के साथ, उसमें क्या क्या चीजें होगी? तो सप्लायर का GSTN, रेसिपिएंट का GSTN, इनवॉइस नंबर ऑफ सप्लायर, कब इनवॉइस जनरेट हुआ, इनवॉइस वैल्यू, लाइन आइटम, HSN कोड, इनवॉइस रेफरेंस नंबर 64 डिजिट का, और कब IRN नंबर जनरेट हुआ वो। सर ई इनवॉइस कौन से फॉर्म में? बहुत ही सिंपल है, वेबसाइट इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज आप इग्नोर करो। सर अगर ई इनवॉइस बना दिया तो कोई डुप्लीकेट कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सिग्नेचर भी नहीं लगेगी, और आपको ITC भी मिल जाएगा सामने वाले को, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, किसे इनवॉइस नहीं बनाना है? अच्छा मैं ये सप्लायर की बात कर रहा हूं, अगर ये रेसिपिएंट है तो बनाना पड़ेगा। अब देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूडिंग NBFC, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, फिर सिनेमेटोग्राफी फिल्म, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, इन्हें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। इसको हमने याद भी करा था। सुअर मतलब पिग, और पिग गंदा है। वाह, सुअर मतलब पिग और पिग गंदा है। सर कैसे याद करेंगे अपन? सुअर, S स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर जो पिग है ना, पिग, तो P से एक आएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, I से आएगा आपका इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, G से आएगा आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, और गंदा है से आएगा आपका GT। ठीक है सर, एक तो रह गया हमारा, क्या रह गया? M। अरे कहां से रह गया? M इज फॉर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, तो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और सिनेमेटोग्राफी फिल्म, उससे आ गया हमारा M।
तो सुअर मतलब पिग और पिग क्या है, गंदा है। सर SEZ यूनिट्स लिखा है, SEZ डेवलपर नहीं लिखा है, याद रखना। मतलब SEZ डेवलपर को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। एक और चीज राजा, अगर मैं सप्लायर हूं, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में, और मैं सर्विसेज दे रहा हूं इन सबको, तो मुझे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में वो ऐसे ही घुमाता है। तो इन सबको सप्लायर होना पड़ेगा फॉर नॉट मेकिंग द इनवॉइस। अगर ये रेसिपिएंट कैटेगरी है तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देख लो, ये मैंने बता दिया SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर की बात नहीं हो रही है। एक और चीज, बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना मतलब नहीं बनाना। सर अगर बैंकिंग कंपनी बुलियंस बेच रही है, दूसरा काम कर रही है, बेटा होल एंटिटी पे ई इनवॉइस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते इस पे एप्लीकेबल, इस पे नॉट एप्लीकेबल, इस पे एप्लीकेबल, इस पे नॉट एप्लीकेबल। पूरी एंटिटी पे ही ई इनवॉइस नहीं लगेगा, फिर बैंकिंग कंपनी चाहे जो भी काम करे। सर अगर आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है, तो अगर आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि ऑल्दो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, पर हमको ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट करा है, तो हमें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ई इनवॉइस का एक डायरेक्ट फायदा होता है, जैसे ई इनवॉइस बन गया तो सप्लायर का GSTR 1 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे GSTR 1 बन गया तो सामने वाले को 2B में ITC भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आप ई इनवॉइस से डायरेक्टली ई वे बिल भी बना सकते हैं। सारे पोर्टल आपस में इंटरलिंक है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। सर क्या इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं? हाँ भाई, कैंसिल कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल ऑफ ई इनवॉइस, यू कैन कैंसिल एंड क्रिएट अ न्यू इनवॉइस। फिर उसके बाद डायनामिक क्यूआर कोड। अब देखो B2B के लिए तो सरकार ने कर दिया, बट व्हाट अबाउट B2C? तो B2C के लिए सरकार ने बोला अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा। अब ये डायनामिक क्यूआर कोड क्या है? सर डायनामिक क्यूआर कोड जैसे आप स्कैन करोगे अमाउंट आ जाएगा और फिर पे एंड गो कर देना, उसी को बोलते हैं डायनामिक क्यूआर कोड। तो B2B के केस में नहीं, B2C के केस में। सर अगर किसी के पास UIN है तो उसको आप B2B मानोगे या B2C मानोगे? तो UIN वाले को B2B नहीं मानते, UIN वाले को मानते हैं B2C। तो UIN इज B2C, और क्योंकि UIN वाला B2C है तो वहां पे भी आपको डायनामिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अब सर डायनामिक क्यूआर कोड में क्या क्या आएगा? सप्लायर का GST नंबर, सप्लायर का UPI ID, पेई का बैंक अकाउंट नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू, GST अमाउंट, ये सारी चीजें डायनामिक क्यूआर कोड में आ जाएगी। अब सर डायनामिक क्यूआर कोड कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो एज इट इज सेम, इंश्योरेंस, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो हमने ई इनवॉइस में पढ़ा था, सिनेमेटोग्राफी, और यहाँ पे है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सक्लूड नहीं करा है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रोविजन है। तो जब तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद नहीं करेगी तो बाकी लोग कैसे क्या प्रमोट होंगे? तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंक्लूड करा है, मतलब उन्हें डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल है। ओइडार वाले उन्हें भी डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है, और एक्सपोर्ट के केस में ई इनवॉइस बनता है, डायनामिक क्यूआर कोड नहीं बनता। तो यहाँ पे एक चीज याद रख लेना है, जो ओइडार वाले हैं ना, इन्हें भी डायनामिक क्यूआर कोड नहीं बनाना। ठीक है, एक और चीज, कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब पहला स्पेशल केस बहुत ही सिंपल है। अगर आपका ओवर द काउंटर सेल हो रहा है, ठीक है, कस्टमर ने नॉर्मल क्यूआर कोड पे पेमेंट कर दिया, अब क्या करें? डायनामिक क्यूआर कोड बनाए या नहीं बनाए? तो ये लॉ मेकर बहुत सिंपल बोलता है कि बहुत सारे केसेस में क्या होगा ना, नॉर्मल क्यूआर कोड पे पेमेंट हो जाएगा। ओवर द काउंटर सेल है, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो, अब बार बार थोड़ी वो आपके लिए डायनामिक क्यूआर कोड लेके आएगा, तो उसमें आप एक काम करना, इंटरलिंक कर देना यूनिक ऑर्डर ID सेल्स रेफरेंस नंबर को विथ द डायनामिक क्यूआर कोड। तो यहां पे बस इंटरलिंकिंग की बात करिए। तो अगर आपने ये भी कर दिया, यूनिक ऑर्डर और सेल्स नंबर को इंटरलिंक कर दिया, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
एक और चीज सर, अगर थोड़ा पैसा पहले मिला है थोड़ा पैसा बाद में मिला है तो जो बैलेंस अमाउंट है बस उसके लिए ही डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट होगा, पूरे अमाउंट के लिए डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा। और वो इंटरलिंकिंग कर देना कि भाई आधा अमाउंट इससे मिला है आधा अमाउंट डायनामिक क्यूआर कोड से मिला है। सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने डायनामिक क्यूआर कोड दे दिया तो क्या सप्लायर को भी देना पड़ेगा? भाई देखो, डायनामिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी सबके ऊपर इंडिविजुअली आती है, तो each person separately. If supplier is making supply through e-commerce portal, और अगर सप्लायर ने क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट दे दिया तो हम मान लेंगे आपने डायनामिक क्यूआर कोड को कंपाइल कर दिया। पर ये याद रखना, सप्लायर का अगर टर्नओवर ज्यादा है तो आपके ऊपर इंडिविजुअल एप्लीकेबिलिटी आएगी, और ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर ज्यादा है तो उसके ऊपर भी इंडिविजुअल एप्लीकेबिलिटी आएगी। फिर सर सप्लायर ने डायनेमिक क्यूआर कोड दिया पर कस्टमर ने नॉर्मल यूपीआई से पेमेंट कर दिया, नेट बैंकिंग से कर दिया, कैश से पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस रेफरेंस कर देना पेमेंट का आपके डायनेमिक क्यूआर कोड में, आपका काम हो जाएगा। हम मान लेंगे कि आपने कंपाइल करा है। तो बस सप्लायर हैज टू प्रोवाइड द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट, बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखना। एक और चीज इंपॉर्टेंट, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। देखो क्या होता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आप समझना। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हो, तो फॉर एग्जांपल आज है 21 नवंबर, अब नवंबर में होते हैं 30 दिन, तो 9 दिन नवंबर के और 21 दिन दिसंबर के। अगर 21 नवंबर को आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो लॉ मेकर बोलता है 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करो। आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, आपने 21 दिसंबर तक अप्लाई कर दिया, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कब से इफेक्ट में आ जाएगा? 21 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब सर आपका जीएसटी नंबर तो बाद में आएगा। सपोज करो आपका जीएसटी नंबर आता है 5 दिसंबर को, पर आपका जीएसटी तो कब से इफेक्ट में आ गया था? सर हमारा जीएसटी तो 21 नवंबर से इफेक्टिव में आ गया था। तो 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक के जो भी आपने इनवॉइस बनाए उसका आईटीसी सामने वाला कैसे लेगा? क्योंकि इनवॉइस में जीएसटी नंबर तो होगा ही नहीं। तो लॉ मेकर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लाता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस का, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि जब से आपका जीएसटी नंबर आया इससे 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 5 दिसंबर से 1 महीना हो गया 5 जनवरी तक आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाने का मौका दिया जाएगा। सर कौन से इनवॉइस को रिवाइज करना पड़ेगा? जब से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आया है, डेट इज 21 नवंबर से लेकर जब आपके पास जीएसटी नंबर आया है। हमारे केस में वो था 5 दिसंबर, तो 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो भी आपने इनवॉइस बनाए उसको आप रिवाइज कर सकते हो। कब तक? इससे 1 महीना और जोड़ देना, डेट इज 5 जनवरी। ठीक है सर, क्या मैं कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस भी बना सकता हूं? हाँ भाई, कंसोलिडेटेड भी बना सकते हो। कंसोलिडेटेड के लिए ये चीजें ध्यान रखना, अगर B2C सप्लाई है 2.5 लाख रुपए तक, इंटर स्टेट है, तो आपको स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटर स्टेट B2C सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर रेसिपिएंट वाइज कंसोलिडेट करना। पर अगर इंट्रा है B2C तो आप वापस से एक ही बिल बना देना, डेट इज कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस। ठीक है, तो इंट्रा में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इंटर में बस या तो स्टेट वाइज या तो रेसिपिएंट वाइज बनाना पड़ेगा। उसके बाद कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, जो छोटी छोटी दुकानें होती है, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बिल बनते हैं। तो लॉ मेकर बोलता है कि अगर 200 रुपए से कम है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट को इनवॉइस की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में आप चाहो तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी बना सकते हो। ठीक है, याद रखना 200 से कम, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट को ऐसा इनवॉइस नहीं चाहिए। पर ये जो 200 रुपए का ऑप्शन है ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? सिनेमा घरों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सिनेमा वालों को तो इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा, और जो सिनेमा वाले इनवॉइस बनाएंगे उसी को हम नॉर्मल टैक्स इनवॉइस का नाम दे देंगे, कोई अलग से इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। बिल ऑफ सप्लाई, अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो या कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो, तो वहां पे आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, वहां पे आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना है। सर हमारे कुछ गुड्स टैक्सेबल है, कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट है, तो वहां पे आपको बनाना पड़ेगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई।
ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है रिसीट वाउचर। अगर सप्लायर को कोई भी एडवांस पेमेंट मिला तो भाई सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, डेट इज रिसीट वाउचर। सर डॉक्यूमेंट तो इशू कर देंगे, पर बहुत बार क्या रहता है ना, हमें मालूम ही नहीं रहता कि सर्विसेज हमको क्या देनी है, इंट्रा है या इंटर है। तो उस केस में बोलते हैं कि अगर टैक्स का रेट आपको मालूम नहीं है तो 18% मानो, और अगर नेचर ऑफ सप्लाई नहीं मालूम है तो प्लीज ट्रीट इट एज इंटर स्टेट सप्लाई। इसके बाद एडवांस आ गया पर सामने वाले ने सर्विसेज दी नहीं या गुड्स दिया ही नहीं, तो फिर करस्पॉन्डिंगली सप्लायर को रिफंड वाउचर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर एडवांस आया, रिसीट वाउचर तो बनाया, पर रिफंड वाउचर कब बनाना है? अगर सप्लाई नहीं हुई और टैक्स इनवॉइस भी नहीं बना। ये दोनों कंडीशन एंड इन दोनों कंडीशन में ही क्या बनाना पड़ेगा? रिफंड वाउचर। अगर सप्लाई हो गई है तो कोई रिफंड वाउचर नहीं बनेगा, और अगर टैक्स इनवॉइस बन गया है तो भी कोई रिफंड वाउचर नहीं बनेगा। तो ये दोनों ही नहीं होना चाहिए, ना तो सप्लाई ना तो टैक्स इनवॉइस, तब जाके बात होगी किसकी? रिफंड वाउचर की। ठीक है, इसके बाद इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। देखो एक 9(4) है, एक 9(3) है। 9(3) इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज, जो हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ा था। और 9(4) क्या है? बिल्डर सेक्टर के ऊपर 9(4) सेक्शन लगता है। तो 9(4) एक सिंपल सी बात कहता है कि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, और बिल्डर सेक्टर है, तो इस केस में 9(4) एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, और ये रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है, अब कौन इनवॉइस बनाए? देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9(4) में कौन कौन से केसेस कवर है। तो 9(4) एक बात बोलता है कि आपको 80% ऑफ इनपुट रजिस्टर्ड से खरीदना है। अगर आपने शॉर्ट करा तो जो भी बैलेंस है उसके ऊपर आरसीएम की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 79% रजिस्टर्ड से खरीदा और 21% अनरजिस्टर्ड से खरीदा, तो आपको 80% रजिस्टर्ड से खरीदना था, तो कितना बचा? 1%। ये जो 1% बैलेंस है इसके ऊपर हम आरसीएम की बात करेंगे। सपोज करो आपने 80 रजिस्टर्ड से खरीदा, 20 अनरजिस्टर्ड से खरीदा, कोई आरसीएम की बात नहीं होगी। सीमेंट की केस में ऑलवेज आरसीएम, कैपिटल गुड्स की केस में ऑलवेज आरसीएम। यहाँ पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीमेंट और कैपिटल गुड्स को हटा के जो भी गुड्स बचे उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू बाय 80% ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब सर किसको इनवॉइस बनाना है? आ जाओ आप ये वाले चार्ट पे। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और 9(3) की बात है और सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में इनवॉइस बनाएगा हमारा सप्लायर। पर सर 9(4) है, तो 9(4) में तो बात ही उसकी होती है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो यहां पे कौन इनवॉइस बनाएगा? रेसिपिएंट बनाएगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स शैल इशू द इनवॉइस। तो रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस बनाना है। सर व्हाट अबाउट पेमेंट वाउचर? तो राजा पेमेंट वाउचर तो हमेशा रेसिपिएंट को ही बनाना रहता है, क्योंकि पेमेंट तो रेसिपिएंट ही करेगा। तो 9(3) में सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, 9(4) में सप्लायर अनरजिस्टर्ड, तीनों ही केसेस में पेमेंट वाउचर हमेशा कौन बनाएगा? रेसिपिएंट बनाएगा, क्योंकि पेमेंट तो वही कर रहा है ना। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो इतने एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। डिलीवरी चालान, कभी कभार हम माल बेचते नहीं है, माल को भेजते हैं, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस नहीं बनाते, उस केस में डिलीवरी चालान बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, जॉब वर्कर को गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन अदर देन सप्लाई, नोटिफाइड सप्लाईज, इन केस में आपको डिलीवरी चालान बनाना है। इस केस में आपको टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक क्लैरिफिकेशन है। क्या क्लैरिफिकेशन है? बहुत ही सिंपल क्लैरिफिकेशन है। सर अगर आपके गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, और आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जा रहे हैं,
उस केस में क्या टैक्स इनवॉइस बनाना है? उस केस में टैक्स इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप डिलीवरी चालान बनाओ और अगर ई वे बिल एप्लीकेबल है तो आप ई वे बिल बनाओ। इसमें एक और चीज कही जाती है कि सर अगर ज्वेलरी लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहां पे आपको इनवॉइस तो आप नहीं बनाओगे क्योंकि अभी सामने वाले ने ज्वेलरी एक्सेप्ट करी नहीं है, पर लॉ मेकर बोलता है आप है ना इनवॉइस बुक लेके घूमो। जैसे ही सामने वाला एक्सेप्ट करेगा फटाफट से क्या बना देना, इनवॉइस बना देना। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है सर, 6 महीने आप 6 महीने रुकोगे इन केस ऑफ अप्रूवल। अगर 6 महीने तक सामने वाला हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आपको कंपलसरी इनवॉइस बनाना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। सर इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हाँ तो भाई इनको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं तो इनका एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि सर ये नोटिफाइड गुड्स की बात नहीं है। अगर नोटिफाइड गुड्स होता तो फिर हम वो 10-20 लाख रुपए की लिमिट देख लेते। ठीक है। फिर है सर गुड्स इन एसकेडी सीकेडी कंडीशन। एसकेडी इज सेमी नॉकडाउन, सीकेडी इज कंप्लीटली नॉकडाउन। हौले हौले गुड्स जा रहे हैं, लॉट बेसिस पे गुड्स जा रहे हैं। तो अगर लॉट बेसिस पे गुड्स जा रहे हैं तो लॉ मेकर बोलता है पहले इनवॉइस के साथ पूरा इनवॉइस बना दो। जब पहला कंसाइनमेंट जाएगा तो पूरा इनवॉइस बना दो। फिर उसके बाद अगर 1000 केजी के गुड्स जा रहे हैं तो 1000 एक साथ नहीं जा रहे, 200 के 5 लॉट जा रहे हैं। तो जब पहला 200 का लॉट जाएगा उस केस में इनवॉइस तो पूरा बना दो। अब अगले जो लॉट जाएंगे ना उधर आप सिर्फ डिलीवरी चालान बनाना, अब वापस से इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर इन डिलीवरी चालान को जो आपका ओरिजिनल इनवॉइस है उसके साथ इंटरलिंक कर देना। और जैसे ही आपका लास्ट लॉट जाएगा उसके साथ आप ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस भी रेसिपिएंट को भेज देना। ठीक है। तो बस इतनी सी बात है एसकेडी और सीकेडी कंडीशन। आखिरी 2 पॉइंट है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट, सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट नोट और सी स्टैंड्स फॉर चाय। चाय पीने से शक्ति आती नहीं, शक्ति जाती है। तो अगर इनवॉइस की वैल्यू को कम करना है आप क्रेडिट नोट इशू करो। डी स्टैंड्स फॉर दूध, और दूध पीने से शक्ति आती है। तो अगर इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाना है तो आप डेबिट नोट इशू करो। सर क्रेडिट नोट कब कब इशू करना है? जब आपको इनवॉइस की वैल्यू को कम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से ज्यादा वैल्यू बता दी है, टैक्स का रेट ज्यादा है, सर सामने वाले को कम क्वांटिटी मिली जितना आपने बोला था, सर जो सामने वाले को गुड्स मिले वो नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन मिले, और एनी अदर सिमिलर रीजंस, इन 5 केसेस में आपको क्रेडिट नोट बनाना पड़ सकता है। सर क्रेडिट नोट की क्या कोई लास्ट डेट होती है? हाँ भाई, क्रेडिट नोट की लास्ट डेट होती है 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डेबिट नोट ठीक इसका उल्टा, जब इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाना हो तो डेबिट नोट आपको इशू करना है। आप डेबिट नोट की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है, और आप चाहो तो कंसोलिडेटेड डेबिट नोट या कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। ठीक है। सर इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट आया था क्या? तो इस चैप्टर में भी कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर मैंने रिवाइज कराया था उसमें मैंने ये वाला अमेंडमेंट आपको हाईवे वाला ऑलरेडी बता दिया था, तो आप टाइम ऑफ सप्लाई में देख लेना, उसमें ये वाला अमेंडमेंट कवर था। इस चैप्टर में बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।